मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर्स और पीआईबी में आए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला टॉपिक है रिसर्चर्स सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इजिप्ट के जो लोग हैं उनका जीनोम पहली बार रिसर्चर्स ने पूरा जीनोम सीक्वेंस किया है। अब देखो यहाँ पे इजिप्ट का मैप डला हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे ना स्वेज कैनाल है और स्वेज कैनाल अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसराइल ईरान का भी जब इशू चल रहा है ना, देखो इसराइल यहाँ पे है और यहीं पे गाज़ा स्ट्रिप है, देखो ये लिखा हुआ है गाज़ा स्ट्रिप। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है कि साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली सीक्वेंस द होल जीनोम मतलब पहली बार कितना क्या क्या यूज़ किया उन्होंने 4500 to 4800 ईयर ओल्ड मेल बॉडी फ्रॉम द इजिप्ट्स ओल्ड किंगडम। तो 4500 साल पुरानी मेल बॉडी को यूज़ किया है और ये कौन से टॉम से एक्सट्रैक्ट किया है, नुफ्क्रोथ से एक्सट्रैक्ट किया है जो ओल्डेस्ट जीनोम सीक्वेंस है इजिप्ट का अभी तक। अब इसमें क्या है, ये जो की हाईलाइट्स है ना, ये हमारे उतने काम की नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। सीधे हम लीगल प्रोविजंस में आते हैं कि आर्टिकल 51A क्लॉज H में क्या लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म लाने की अपने अंदर। फिर आर्टिकल 49 में बोलता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यू। तो मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज एक्सट्रैक्ट करना, प्रिजर्व करना है। फिर की फैक्ट्स में आते हैं तो की फैक्ट्स में लिखा हुआ है कि BSIP बीरबल शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोलॉजिस्ट मतलब यही जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं ना, ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स को स्टडी करते हैं पेलियो साइंसेस। इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे हमने इजिप्ट का पढ़ा वैसे ही इसका मेसोपोटामिया से क्या कनेक्शन है, तो इट इंडिकेट्स ट्रांस कॉन्टिनेंटल जेनेटिक लिंक्स। तो मेसोपोटामिया ये ईरान इराक वाला एरिया है, यूफ्रेट्स टिग्रिस रिवर जहाँ बहती थी ना, तो बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। तो ये बता रहा है कि अफ्रीका और एशिया का क्या लिंक था पुराने समय में। और ये फर्स्ट एवर जीनोम सिक्वेंसिंग है कोई भी इजिप्शियन इंडिविजुअल की। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक्सियोम 4 ट्रिप टू द ISS विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स फॉर गगनयान मिशन, ऐसा इसरो बोल रहा है। अभी अपन सबको पता है, न्यूज़ में था कि शुभांशु शुक्ला जो इंडिया के हैं वो स्पेस में गए हैं एक्सियोम 4 मिशन में। तो उसी के आगे न्यूज़ है कि एक्सियोम 4 ट्रिप जो होगी है ISS के लिए, उससे वैल्यूएबल इनपुट्स मिलेंगे हमारे गगनयान मिशन के लिए, ऐसा इसरो ने बोला है। ठीक है, ये शुभांशु शुक्ला नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक्सियोम 4 जो मिशन है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एस्ट्रोनॉट्स को क्रू इंटीग्रेशन के लिए, डॉकिंग के लिए कि कैसे डॉक करेंगे स्पेस में, स्पेस स्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स के लिए। ये इंडिया का अपकमिंग गगनयान मिशन पर्टिकुलरली जो उसकी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दीज हैंडीक्राफ्ट्स वर क्यूरेटेड बाय, तो अभी ना ये इंडिया के सिंबल जो शुक्ला ने ना एक कैरी किया है हैंडीक्राफ्ट्स अब्रॉड, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स अबोर्ड द ISS। तो ISS में एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का बंच लेके गए हैं जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को दिखाएगा। और इसको बनाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने, NID अहमदाबाद ने, जिसमें इंडिया की टेक्सटाइल, पॉटरी और फोक आर्ट वगैरह को रिप्रेजेंट किया गया है। अब बेसिकली कल्चर और स्पेस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हमको लीगल प्रोविजंस देखना है। तो आर्टिकल 51 क्लॉज C जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात हुई है और इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल स्पेस मिशंस। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो गगनयान मिशन हमने ऊपर देखा वो मैंड मिशन है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसको ओवरसी कौन करता है? इसरो। फिर एक्सियोम स्पेस जो यूएस की प्राइवेट फर्म है, उसने पार्टनर किया था नासा और अलग अलग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स के साथ, और इंडिया से शुभांशु शुक्ला अपने रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, इंडिया हैज़ प्रीवियसली सेंट एस्ट्रोनॉट्स अंडर द इंटर गवर्नमेंटल स्पेस कोलैबोरेशन। रशिया के साथ हमने एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, बट गगनयान विल बी इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजीनियस मिशन। गगनयान लेकिन हमारा पहला फुली इंडिजीनियस मिशन होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नालंदा महाविहार एंड महाबोधि टेम्पल अंडर थ्रेट। तो जो नालंदा महाविहार है बिहार में और महाबोधि टेम्पल वो अभी थ्रेट में है, ऐसा रिपोर्ट ने बोला है। तो जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई है उसने बोला है कि ग्लोबली 73% ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग अलग थ्रेट में है, जिसमें मेजर थ्रेट्स है वाटर रिलेटेड थ्रेट्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। तो इंडिया में 2 का नाम लिया है, नालंदा महाविहार एंड महाबोधि टेम्पल, जो दोनों की बिहार में है। और ये अलग मतलब बहुत सारों का लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट 2 है, महाबोधि टेम्पल एंड नालंदा महाविहार। ठीक है, अदर इंडिया के और कौन कौन से साइट्स थ्रेट में जो रिपोर्ट ने बोला है कि रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, वैली ऑफ फ्लावर जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है ना, उसके बारे में बात की गई है। फिर ग्लोबली 23 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे जो अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सी लेवल राइज, फ्लड और ड्रॉट का थ्रेट फेस कर रही हैं। ठीक है,
अब लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो वही अपन को ये आर्टिकल्स ना आप तो याद हो जाना चाहिए, अपन ने इतनी बार पढ़ लिया है। तो आर्टिकल 49 में हिस्टोरिक इंटरेस्ट वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है स्टेट की। 51A क्लॉज F में फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की अपने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने की। फिर नालंदा महाविहार एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, ठीक है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी पुराने टाइम में। महाबोधि टेम्पल एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो गौतम बुद्ध जहाँ पे एनलाइटनमेंट अटेन किए थे, ये बोध गया में लोकेटेड है बिहार में, ठीक है। अब जो अपने हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी कैसे, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यूनेस्को की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रमोट करता है, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें प्रमोट करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो ये लैंडमार्क्स है और एरिया है जो वो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस, जो प्रोटेक्ट किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। आते हम नेक्स्ट टॉपिक में। इंडियाज़ फर्स्ट PH3 डेंगू वैक्सीन ट्रायल टचेस 50% एनरोलमेंट मार्क। तो अभी डेंगू वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंडिया ने 50% एनरोलमेंट, मतलब कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया था उसमें, तो 50% एनरोलमेंट अचीव कर लिया है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में। कौन सी वैक्सीन का? इंडिजीनियस बनी है, इंडिया में बनी है, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, उसका नाम है डेंगी ऑल, ये नाम में याद रखिएगा, इंडिजीनियस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि की हाइलाइट्स क्या है। तो जो डेंगी ऑल है ये पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, मतलब इसके साथ मिलकर डेवलप की है पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड। द वैक्सीन इंक्लूड्स वीकेंड फॉर्म्स ऑफ ऑल 4 डेंगी वायरस सब टाइप्स। तो जो वीकेंड फॉर्म्स होते हैं ना, एक लाइव एटेन्यूएटेड होता है, एक किल्ड होता है, तो वही जो वीकेंड फॉर्म वाला है ना वो हमने यूज़ किया है जिसमें टेट्रावेलेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है पूरे 4 वेरिएंट्स के लिए। ये ट्रायल ICMR निटवर और ICMR नारी पुणे, मतलब ICMR की बॉडीज़ ने किया है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है ये भी हमको याद हो गए होंगे अभी तक। तो आर्टिकल 47 में DPSP है जिसमें स्टेट को बोला है पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए। की फैक्ट्स में देखो, अभी हमने ICMR पढ़ा था ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये क्या है? एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च और एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर DGCI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो मेडिसिन वगैरह को अप्रूव करते हैं, वैक्सीन को अप्रूव करते हैं, वो है। फिर पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड क्या लीडिंग बायोटेक कंपनी है इंडिया की जो वैक्सीन रिसर्च में काम कर रही है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीस्टोर्ड एट कैपिटल्स मुगल एरा शालीमार बाग पैलेस कॉम्प्लेक्स 3 हेरिटेज कॉटेजेस। तो अभी पैलेस कैपिटल मतलब दिल्ली के जो मुगल एरा शालीमार बाग है वहाँ पे क्या क्या चीज़ रिस्टोरेशन पे हो रही है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो द 17th सेंचुरी मुगल एरा शालीमार बाग पैलेस कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ दिल्ली। कौन सा एरिया? शालीमार बाग पैलेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे शीश महल भी है, एक बरादरी है जिसको पेवेलियन बोलते हैं, और 3 हेरिटेज कॉटेज है, वहाँ पे काम चल रहा है। इसको प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था आफ्टर द 2024 विजिट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल VK सक्सेना। जब VK सक्सेना वहाँ गए थे तो उनको लगा कि थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, तब उन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हेल्प से एंड अंडर द टेक्निकल सुपरविजन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ रिस्टोर हो रही है? तो शीश महल, बरादरी और अलग अलग 3 कॉटेजेस। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स विकास भी विरासत भी। तो विकास भी विरासत भी वाला प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है अंडर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। DDA रीडेवलप द ट्रेडिशनल 4 बाग गार्डन स्टाइल अराउंड द पैलेस। तो ऐसे 4 बाग ट्रेडिशनल स्टाइल होती थी ना, जैसे बीच में यहाँ पे मॉन्यूमेंट रहेगा और यहाँ पे गार्डन्स रहेंगे, ठीक है, चारों साइड। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। तो लीगल प्रोविजंस में आर्टिकल 49 जिसमें ड्यूटी है स्टेट की कि वो पैलेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट प्लेसेस को प्रिजर्व करे। आर्टिकल 51A क्लॉज F में फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि वो रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करे। जो शालीमार बाग पैलेस कॉम्प्लेक्स है वो 1653 में बना था और इन्फ्लुएंस है उसका मुगल टू ब्रिटिश पीरियड का। इसमें सुपरवाइजिंग एजेंसी कौन कौन सी है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अब अभी हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, अब हम देख चुके हैं। द इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट, दिल्ली के हेरिटेज आर्किटेक्चर को रिवाइव करने का पार्ट है और न्यू दिल्ली को डबल इंजन गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज 4 रेड लाइन्स इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉर्न, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी। मतलब इंडिया यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हो रही है उसमें 4 मेजर चीज़ें हैं जो फोकस में जिसके कारण इशू आ रहा है। तो कॉर्न, इथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी, ठीक है। तो किससे रिलेटेड सिग्निफिकेंट इश्यूज चल रहे हैं? डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज से रिलेटेड। अब की हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसमें कॉर्न, अपन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्हीं चारों के बारे में देखेंगे। तो कॉर्न जो मेज़ है वो यूएस वर्ल्ड लार्जेस्ट मेज़ एक्सपोर्टर है, जबकि इंडिया अलाउ करता है सिर्फ लिमिटेड एनुअल जीएम मेज़ इम्पोर्ट्स सब्जेक्ट टू 50% इम्पोर्ट ड्यूटी। तो यूएस लार्जेस्ट मेज़ एक्सपोर्टर है लेकिन हम सिर्फ 50% अलाउ करते हैं अपने यहाँ इम्पोर्ट करने के लिए। तो जीएम मेज़ है इज़ यूज्ड इन इथेनॉल एंड पोल्ट्री फीड। तो इथेनॉल और पोल्ट्री फीड में यूज़ होता है, लेकिन इंडिया कॉशियस है इसके लिए क्योंकि हम नॉन जीएम वेराइटीज़ यूज़ करते हैं। फिर इथेनॉल, जीएम इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। फिर इथेनॉल की बात करते हैं तो यूएस ने एक्सपोर्ट किया है $4.3 बिलियन वर्थ ऑफ इथेनॉल इन 2024 और इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। लेकिन क्या होता है, इंडिया फियर्स दैट यदि हम इथेनॉल को और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा लोकल शुगर केन एंड ग्रेन फार्मर्स को इशू होगा और हमारे इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम में दिक्कत आएगी, ठीक है। 3rd इज सोयाबीन। तो अभी आपको ये 2 क्लियर हो गए कि क्यों इशू आ रहा है कॉर्न और इथेनॉल पे। अब सोयाबीन में क्या है कि यूएस इज़ द 2nd लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो जीएम सोयाबीन इम्पोर्ट्स हैं वो एक की डिमांड है। इंडिया रेस्ट्रिक्ट करता है जीएम सोयाबीन को एंड सोए डीओसी डी ऑयल्ड केक। तो इंडिया ना जीएम सोयाबीन नहीं मंगाता है। अब क्या है, पॉलिटिकली सेंसिटिव जो स्टेट्स है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यदि हम जीएम सोयाबीन मंगाएंगे तो वहाँ के लोग अपोज करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट इज डेयरी। तो इंडिया अपोजेज इम्पोर्ट ऑफ यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एनिमल फीड ओरिजिन। तो हम एनिमल फीड ओरिजिन को इम्पोर्ट नहीं करते, इस बेसिस पे अपोज करता है यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स को, स्पेशली वेयर काउ रिमेन्स और ब्लड आर यूज्ड। मतलब जहाँ पे काउ रिमेन्स और ब्लड यूज़ करते हैं ना वो चीज़ें। तो इसलिए हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स मेंटेन करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो यूएस पैरिटी मांग रहा है न्यूजीलैंड और ईयू एक्सपोर्टर्स के साथ, बट इंडिया रेजिस्ट कर रही है बेस्ड ऑन रिलीजियस, एथिकल एंड लाइवलीहुड रीजंस, ठीक है। अब इसमें लीगल प्रोविजंस क्या क्या है कि आर्टिकल 48 के अंदर स्टेट मॉडर्नाइज करना चाहिए स्टेट को, एग्रीकल्चर और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना चाहिए। और 301 to 307 में क्या बात की गई है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को इन्हांस करना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स टू गेट कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। तो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ये बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है और इसको अलाइन करेंगे आयुष्मान भारत योजना मॉडल के साथ, ठीक है। अब हाईलाइट्स क्या है कि कवर करेगी अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रेगुलर एम्प्लॉयज़ को और 5 लाख पेंशनर्स को बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है। कैशलेस ट्रीटमेंट यदि आप अवेल करोगे तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ 1000 मंथली मेडिकल अलाउंस विल बी डिस्काउंटेड। तो कैशलेस प्रोविजन यूज़ करोगे तो 1000 जो मंथली मेडिकल अलाउंस होता है वो डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लीगल प्रोविजंस। तो वही हेल्थ से रिलेटेड देखना है। तो 41 में पब्लिक असिस्टेंस देने के लिए बोला है स्टेट को रिलेटेड टू सिकनेस एंड ओल्ड एज। 47 में इम्प्रूव करने बोला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देखते हैं। तो ये कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ये ध्यान रखना, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एट द नेशनल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर सुपरचार्ज्ड ग्रीन एनर्जी मटेरियल। तो ग्रीन एनर्जी मटेरियल को सुपरचार्ज करने साइंटिस्ट हैं जो इंजीनियर्स हैं यहाँ के, उन्होंने सुपरचार्ज किया ग्रीन एनर्जी मटेरियल को। तो कौन से इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सुपर कैपेसिटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। अब सुपर कैपेसिटर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सेपरेशन होता है रेदर देन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, चार्ज स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें सिल्वर नायोबेट यूज़ किया है, लेड फ्री, तो इसमें लेड नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक लेंथेनम कंपाउंड इसमें यूज़ किया है जिसकी रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज़ है, एनहांस्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और 118% कैपेसिटी रिटेंशन है, 100% कोलम्बिक एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लैंथेनम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, तो हमारे पास ये इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसी से दिक्कत आएगा जिसका हमको मेनली चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। तो 48 क्लॉज ए में बोला है कि स्टेट को अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है। 51A क्लॉज जी में ड्यूटी है लोगों के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की।
अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज मार्केट है वो अभी ग्रो कर रहा है 160 गीगावाट आवर से बाय 160 गीगावाट आवर बाय 2030, और हम टॉप 5 ग्लोबल कंट्रीज़ में हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से। अभी 2025 में हमारी 190 गीगावाट थी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या है कि AGNB03 में क्या है, ये सिल्वर नायोबेट का फॉर्मूला है। कोलम्बिक एफिशिएंसी क्या होती है, कोलम्बिक से आप ऐसे ध्यान रख लेना कि आउटपुट चार्ज रेशियो टू इनपुट, बस इतना ही सफिशिएंट है। एसिमेट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, जो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, और जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये अलग होगा ये अलग होगा। पेरोव्स्किट स्ट्रक्चर, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो मॉडर्न एनर्जी मटेरियल के में यूज़ होता है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस वाले टॉपिक में हमको पढ़ना है सबसे पहले AI इन इंडिया, स्ट्रैटेजी मस्ट प्रिसीड मिशन। तो AI इन इंडिया में बोल रहे हैं कि हमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो मिशन के साथ साथ हम जिसमें चल सकें। तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए ट्राई कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस में, लेकिन हमको उसमें लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिकली एंकर्ड नेशनल AI स्ट्रैटेजी दिख रही है। मतलब हमको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि कोई हमारी प्रॉपर AI स्ट्रैटेजी है। तो की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो इंडिया के करंट AI इनिशिएटिव्स क्या हैं कि सेंटर्ड ऑन इंडिया AI मिशन रन बाय ब्यूरोक्रेट एंड हाउस्ड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो जो इंडिया AI मिशन है ना वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की जैसे काम कर रहा है सेक्शन 8 कंपनी एक्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन इसमें गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि इंडिया के पास कुछ अनरिजॉल्व क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उससे हमारी नेशनल प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पा रही है। हमारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी का एब्सेंस है जो एक अनडेमोक्रेटिक मॉडल को शो करता है। तो अब हमने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई करें इस आर्टिकल के थ्रू। तो सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस। तो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है हमारा बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कोर्जन के कारण। फिर इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाता है, जैसे 2024 में ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, IT फर्म्स ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर किया था। फिर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जाए तो 26% ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स इज़ एक्सपोज टू डिस्प्लेसमेंट रिस्क, तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रिस्क भी है। फिर गवर्नेंस वैक्यूम की बात की जाए तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड डिबेट ऑन डाटा गवर्नेंस, तो डाटा गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डिबेट की कमी है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो AI ना बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है और बहुत बार हम एनर्जी का भी इशू फेस करते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि AI डाटा सेंटर्स को डबल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तो AI डाटा सेंटर्स ना इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को डबल कर देंगे 2030 तक। लेकिन अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है ये हमको देखना है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि नेशनल AI स्ट्रैटेजी चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को हैंडल कर सके, और AI गवर्नेंस शुड इन्वॉल्व लीडर्स, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी और लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सबको मतलब मल्टी स्टेक होल्डर होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल नॉर्म्स में कि इंडिया थ्रू इट्स लीडरशिप इन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, जो GPAI है ना ग्लोबल पार्टनरशिप, उसमें हम शेप कर रहे हैं ग्लोबल AI गवर्नेंस को। तो वही जो हमने पॉइंट्स देखा सेम पॉइंट्स लिखे हैं वे फॉरवर्ड में, क्योंकि हमने अभी उसी पॉइंट को रिपीट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ AI वाला। द नेक्स्ट टॉपिक फॉर मेन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटीग्रेटिंग कंपैशन, प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर को आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो ये बोल रहा है। तो जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं वो अननेसेसरी सफरिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पैलिएटिव केयर, मतलब पैलिएटिव केयर का बहुत ज़्यादा कमी हो रही है उनको। तो इसलिए हमको पैलिएटिव केयर को इंटीग्रेट करना है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ और एजिंग पॉपुलेशन पे उतना फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अब हम आते हैं कि पैलिएटिव केयर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पेन को ख़त्म करने की बात करता है, सफरिंग को ख़त्म करने की बात करता है, और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन जस्ट क्योरिंग डिसीजेज़। तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको डिसीज़ क्योर नहीं करना है पैलिएटिव केयर में, आपको पेन को ख़त्म करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है अपनी हेल्थ केयर की। ये फिजिकल, इमोशन, सोशल और स्पिरिचुअल सब टाइप की नीड्स को एक साथ कैटर करता है। ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 40 मिलियन पीपल ग्लोबली हैं वो पैलिएटिव केयर की नीड में है ईयरली, और जो 14% लोग जो इस नीड में है ना उनको ऐसी सर्विसेज, सिर्फ 14% लोग जो इस ऐसी नीड में सिर्फ 14% लोगों को ये सर्विसेज मिल पाती है। तो इसलिए सिस्टमैटिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो यदि हम चैलेंजेस की बात करें इंडिया में, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में रिकॉग्नाइज तो किया पैलिएटिव केयर को, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। इसमें बैरियर्स कौन कौन से, जैसे शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, MBBS करिकुलम में उतना ज़्यादा इंक्लूजन नहीं है हर चीज़ों का, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कमी है जो स्पेशलाइज कर सके पैलिएटिव केयर में। फिर हमारे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो देखो कितना कम है, 1:834 है, जबकि 1:1000 WHO ने बोला है, ठीक है।
देखो ये क्या होता है, WHO के रिकमेंडेशन ना आपको अलग अलग जगह अलग मिलेंगे, तो जैसे कहीं 1:834 लिखा रहता है, कहीं कम लिखा, कहीं ज़्यादा लिखा रहता है, बट जो WHO रिकमेंडेशन से है उससे हमको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, लेकिन पैलिएटिव केयर में बहुत कम है। ठीक है, रूरल रीजन्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं लैक ऑफ सर्विसेज के कारण, और फंडिंग गैप है टर्शरी केयर में बहुत ज़्यादा। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो अभी ये सॉल्यूशन है रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस कि कैसे जो एंड ऑफ द लाइफ केयर है वो आप कितने अच्छे से दे सकते हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते, मतलब आपको जो आप जैसी चीज़ें अपन इग्नोर करते हैं ना वो चीज़ें हमको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है पेन के मैनेजमेंट में और साइकोलॉजिकल सपोर्ट में। अब ग्लोबल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल है, तो यूएस ने वेल स्टैब्लिश पैलिएटिव केयर सिस्टम स्टैब्लिश किया है, जहाँ पे रोबस्ट फंडिंग दे रहे हैं, इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं और केयर मॉडल्स अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर पेशेंट सेंट्रिक केयर है यूएस में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया अडॉप्ट कर सकती है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे जब पैलिएटिव केयर को इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो हमारा अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन और इमोशनल बर्डन जो फैमिली का है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्ट्रक्चर्ड मेडिकल एजुकेशन ला सकते हैं पैलिएटिव केयर में, MBBS करिकुलम में स्पेशलाइज्ड, और डेडिकेटेड फंडिंग बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हमको डेवलप करना है, लेवरेज करना है इंश्योरेंस स्कीम्स को, जैसे आयुष्मान भारत जो पैलिएटिव सर्विसेज को केटर कर सके, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम इंक्लूड करेंगे उससे हम पब्लिक अवेयरनेस भी फैला सकते हैं पैलिएटिव केयर के लिए। तो हमारा एक यूनिक सोशियो कल्चरल और डेमोक्रेटिक कंटेक्स्ट में हमारा पैलिएटिव केयर अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन शाम को मिलते हैं इसके क्वेश्चंस को लेके, तब तक आप लोग इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।